हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मोशन चैप्टर का थियरी पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन चैप्टर की जैसे नाम है चैप्टर का मोशन, तो मोशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में जब भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मूव हो रही है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें मूव हो रही है। तो उस मूव को अगर हम अच्छे से डिफ़ाइन करें, ठीक है, फिज़िक्स की लैंग्वेज के अंदर हम उसको डिफ़ाइन करें तो हम उसको बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, उसके लिए ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देयर कैन बी टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन बी इन रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई लेडी है जो बाहर खड़ी है, रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है। इस केस के अंदर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेन इज़ इन रेस्ट। ट्रेन की इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेस्ट। दूसरे केस के अंदर गाड़ी किसी स्पीड से जा रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम बोलेंगे मोशन। ठीक है। सो देयर कैन बी टू स्टेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी इन रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे इन दोनों को? सबसे पहले तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ इन रेस्ट। यहाँ पर जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में और उसके आसपास की जगह के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ इन रेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार है वो इस रोड के ऊपर चल रही है, वो अपने आसपास के बिल्डिंग्स, रोड और बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में वो अपना पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो इस स्टेट को हम बोलेंगे मोशन। सो मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेस्ट और मोशन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं। रेस्ट और मोशन ये हमने दो चीज़ देखी, लेकिन दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर करके देखनी पड़ती। यहाँ पर सबसे पहले दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि रेफरेंस पॉइंट। अब ये क्या चीज़ है तो इसको समझते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति ट्रेन के बाहर से ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन जो है वो चल रही है, तो उस व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और अगर ट्रेन चल रही है तो उसके लिए ट्रेन जो होगी वो इन मोशन होगी। ठीक है, फिर से एक बार कि अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और ट्रेन अगर चल रही है तो उसके लिए वो ट्रेन कैसी होगी? मूविंग। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा है और उसके सामने वाली सीट के ऊपर कोई एक और व्यक्ति बैठा है, तो इस व्यक्ति के लिए ये कैसे होगा? रेस्ट में। क्यों? ट्रेन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेडी है, ठीक है, वो कैसा है? रेस्ट में। तो ये सारे जो है वो एक साथ एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो उनको जो है वो मोशन फील नहीं होता है। तो इस व्यक्ति के लिए ट्रेन के अंदर की सारी चीज़ें कैसी होगी? रेस्ट में। तो रेस्ट और मोशन दोनों चीज़ें जो है वो हम कहाँ से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की मोशन को कहाँ से ऑब्जर्व किया गया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था वो था रेफरेंस पॉइंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो होता है डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि कोई कार है जो किसी रोड के ऊपर जा रही है, ठीक है, आप किसी कार से कहीं पे जा रहे हो और आपने ये जानना है कि अभी तक आपने कहाँ पहुँचे हो, आप कहाँ पर पहुँचे हो। या फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो दोनों सिटीज़ एक दूसरे से कितने दूर है। तो ये चीज़ का आंसर हम बता सकते हैं बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। ठीक है, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करके मैं बता सकता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, हम कितने टाइम के अंदर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है मोशन चैप्टर में सबसे पहले आती है, जो कि है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले तो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये है ए पॉइंट।
ठीक है, ए पॉइंट से हमें जाना है बी पॉइंट तक। ठीक है बच्चों, हमें कहाँ पर जाना है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। अब ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है। कैसे, तो एक रास्ता ये हो सकता है कि सीधे सीधे चले गए ए टू बी। ठीक है, एक और रास्ता हो सकता है, अलग कलर से दिखाते हैं इसको। ठीक है, एक और रास्ता हो सकता है, लेट अस से ये, ठीक है, रेड कलर का जो रास्ता दिखाया है वो एक और रास्ता हो सकता है। एक और रास्ता अगर ड्रॉ करें तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने 3 पाथ ड्रॉ करे हैं, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, ए टू बी जाने के बहुत सारे नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। अगर मैं इनको नाम दे दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं बोलूँ R1 रास्ता 1, ये है रास्ता 2 और ये है रास्ता 3 R3। ठीक है, तीनों को मैंने नाम दे दिया है। अब देख के आप बता सकते हो कि ए टू बी जाने में सबसे लंबा रास्ता कौन सा है। अब आप बोलोगे सर R3 इज द लॉन्गेस्ट, R1 उससे छोटा है और R2 उससे भी छोटा है। तो ये हमने कैसे बताया, तो इसके लिए हमने यूज़ किया पाथ लेंथ। ठीक है, क्या यूज़ किया हमने, पाथ लेंथ। तो अब डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ वो क्या क्वांटिटी है, ठीक है, पाथ लेंथ। अब डिस्टेंस क्या है, तो द एक्चुअल पाथ, ठीक है, कोई सा भी पाथ जो हम जिस पाथ के ऊपर जा रहे हैं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका लेंथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं R1 रास्ते का डिस्टेंस मेजर करूँ तो क्या होगा, इस R1 का जो लेंथ होगा, ठीक है, R1 पाथ का जो लेंथ होगा, अगर मैं उसको मेजर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, R1 के ऊपर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। सिमिलरली R2 के ऊपर अगर मैं मेजरमेंट लूँ तो वो मुझे किसका वैल्यू देगा, तो R2 पाथ का जो लेंथ होगा वो मुझे R2 का डिस्टेंस देगा। सिमिलरली R3 का लेंथ जो होगा वो किसका वैल्यू देगा, R3 पाथ का डिस्टेंस मुझे बताएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है ये हमने जान लिया। अब डिस्टेंस को लिखते कैसे, तो कोई भी क्वांटिटी को जब हम लिखते तो हमें 2 चीज़ चाहिए, 1 उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन या फिर उसका यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ ए टू बी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 इज द मैग्नीट्यूड, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर जो है वो है उसका यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो मल्टीपल यूनिट्स है डिस्टेंस को मेजर करने के, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। उसके अंदर से जो एक यूनिट जो हम मोस्ट यूज़ करते वो है उसका SI यूनिट। ठीक है, उसका SI यूनिट जो कि है मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस का SI यूनिट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर। ठीक है, जिसका सिंबल है स्मॉल m। क्लियर, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो हमने ये जाना कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। SI यूनिट होता है उसका क्या, मीटर। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिस्टेंस को और अच्छे से। तो यहाँ पर हमें एक पाथ लेंथ दिखाया गया है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ये 0 पे O पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करता है और वो A तक जाता है। कहाँ तक, O से स्टार्ट किया और A पॉइंट तक वो गया है। तो अब इस केस के अंदर अगर मुझे लिखना हो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, O to A। ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर मुझे लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर्स के अंदर। तो O to A के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 60 किलोमीटर्स। ये मैंने कैसे मेजर किया है, तो ये जो पाथ का लेंथ है वो सीधा सीधा मेजर किया है, कितना है, 60 किलोमीटर्स। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू बी पॉइंट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर वापस आ गया है, बी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर। तो अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो O to B। अब यहाँ पे की अगर बात करें तो O to B जाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले O से लेकर A पर गया, फिर A से कहाँ पर आया, B पर।
तो हमें डिस्टेंस जो है वो टोटल मेजर करना है, मतलब पहले O से लेकर A तक का जो कि था 60 प्लस A से लेकर B तक का डिस्टेंस, तो कितना है ये 5, 10, 15, 20 और 25 किलोमीटर्स, मतलब और 25 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आएगा कितना 85 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए O से लेकर B तक का, O से पहले A पर गए फिर वहाँ से कहाँ गए B पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 60 जाने का, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आए तो कितना ट्रैवल किया है 25, तो टोटल कितना हुआ 85 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको डिनोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मैग्नीट्यूड के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस बैक जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 जो रास्ते दिखाए थे, ठीक है, 1, 2 और 3, वो तो थे डिस्टेंस, या फिर वो रास्ते हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर हमें ये बताया जाए कि A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम क्या लेंगे, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या है, A to B है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हमें क्या बताएगा, A to B का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको हमने एक और नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल मतलब वो पोजीशन जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया, फाइनल मतलब वो जहां पर हमारा मोशन एंड हुआ। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे इसकी डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हमें किसका वैल्यू बताएगा, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये है तो डिस्टेंस ही, तो जैसे डिस्टेंस का यूनिट हमने लिखा था ऐसा यूनिट जो कि था मीटर, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर ही होगा। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या है, मीटर। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग कैसे है इसको समझते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। अब इस पिक्चर के अंदर हमें 2 प्लेसेस दिए गए। ठीक है, एक प्लेस यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं हम और एंड कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जाने के 2 रास्ते यहाँ पर दिखाए गए। फर्स्ट जो रास्ता है वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाया गया है, जो ये रेड लाइन है, ठीक है, जो प्लेन के थ्रू जा रहा है, और दूसरा रास्ता जो है वो एक ग्रीन लाइन के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ से कुछ इस तरीके से गए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रास्ता है रेड कलर का, ठीक है, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये रेड कलर से जो डिनोट किया गया है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया गया है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, रेड कलर से जो लिखा गया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ग्रीन कलर से जो बताया गया है वो क्या है, डिस्टेंस। अब और इसको अच्छे से समझे तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका घर स्कूल से कितना दूर है, तो आप बताओ कि सर मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो आप क्या कहोगे,
मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये ए पॉइंट है जो आपका घर है और वहाँ से बी पॉइंट की तरफ आपका स्कूल है, ठीक है। तो ए टू बी का डिस्टेंस तो आप बता दोगे कि मान लो ये है 3 किलोमीटर। लेकिन अगर किसी को आपके घर से स्कूल आना है तो आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर चलना स्टार्ट करो और आप मेरे स्कूल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। 3 किलोमीटर चलना मतलब अगर ऐसे ही बोले तो 3 किलोमीटर कौन सी दिशा में, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस तरफ जाना है, यहाँ किस डायरेक्शन में हमें चलना है तो हम स्कूल तक पहुँच जाए, ठीक है। तो वो डायरेक्शन जब हम इंक्लूड करते हैं डिस्टेंस के वैल्यू के साथ तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, तो जहाँ से स्टार्ट किया वो इनिशियल पोजीशन, जहाँ पर एंड किया वो है फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होती है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम घर से स्कूल जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, स्कूल की तरफ, ठीक है। हमारी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, स्कूल की तरफ। अगर स्कूल से घर आ रहे हैं तो वापस हमारी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, घर की तरफ, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है और वापस इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ जाता है, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर उसका डेफिनेशन में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर दोनों ही पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है अपने पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया था उसको एक बार फिर से, यहाँ पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, लेकिन अगर इसी केस का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो O से लेकर A तक जाने में, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कॉलम लिखता हूँ, एक है डिस्टेंस, दूसरी साइड लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ लिखा है डिस्टेंस और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट बात करें, अगर O से लेकर A तक गए तो यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, देखो O से लेकर A तक गए कितना डिस्टेंस होगा, तो जितना लेंथ है उतना होगा डिस्टेंस, कितना है 60। तो डिस्टेंस कितना हुआ 60 किलोमीटर। चलो बताओ, O पॉइंट और A पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पर बताया ही गया है, स्ट्रेट लाइन ही है ये, तो कितना होगा, ये भी होगा 60 किलोमीटर्स। कितना होगा ये भी होगा 60 किलोमीटर्स। चलो अब हम अगर O से A पर गए और उसके बाद आ गए हैं B पर, ठीक है, O से लेकर पहले A पर गए फिर आ गए हैं B पॉइंट पर। अब डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले O से A का 60, 65, 70, 75, 80 और 85, कितना डिस्टेंस हुआ 85 किलोमीटर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, ये था हमारा इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर एंड किया तो ये क्या है हमारा फाइनल पोजीशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना है 35, इनिशियल कितना था 0, तो 35 माइनस 0 कितना हुआ 35 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 35 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितना आया है 85 किलोमीटर्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अलग क्या है, ठीक है, इनमें क्या अलग है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस क्या है, जितना भी पाथ कैलकुलेट किया है आपने, ठीक है, उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, उन सबको ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े उसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर एंड दूसरा है स्केलर। तो यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर को क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है
उसका वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 किलोमीटर्स, तो 5 यहाँ पर है मैग्नीट्यूड और किलोमीटर है उसका यूनिट, ठीक है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी के मुझे एग्जांपल देने तो मैं क्या दे सकता हूँ? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा है फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। बहुत सारे क्वांटिटीज़ में बता सकता हूँ। वन बाय वन जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ के अगर मुझे एग्जांपल देने हो तो मैं दे सकता हूँ डिस्टेंस, दूसरा टेम्परेचर, चार्ज, ठीक है। बहुत सारी अदर क्वांटिटीज़ भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्केलर और वेक्टर। फिर से एक बार, वेक्टर वो होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। स्केलर क्या होते हैं? जिनको ओनली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। वेक्टर को डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या फिर आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इन दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हमने अब तक देखा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, या जैसे कोई कार है, यहाँ पर रेसिंग कार्स दिखाई गई है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है और मुझे बताना है कि वो कितना तेज़ी से मूव हो रहा है, ठीक है, कितना तेज़ी से वो मूव हो रहा है, उसका वैल्यू अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हाउ फास्ट और स्लो इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ठीक है। आपके सामने दो गाड़ी जा रही है, अब आपको किसी ने पूछा है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आप क्या करोगे? आप देख के बता पाओगे कि हाँ ये गाड़ी ज़्यादा फास्ट है। क्यों? आपको देख के पता चला कि उस गाड़ी ने टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दूसरी वाली ने कितना किया है, जिसने ज़्यादा तेज़ ट्रैवल किया है वो ज़्यादा फास्ट है। तो इसके लिए हमें जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो पढ़नी पड़ेगी, जो कि है स्पीड, ठीक है। अब स्पीड क्या होता है? तो स्पीड का सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है? तो स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप नीचे की क्लासेस में, मतलब कि 6, 7, 8 के अंदर भी आप ऑलरेडी एक दो बार पढ़ के आए हो, ठीक है। अब स्पीड क्या है तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जब हम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो बाइक या कार का जो आगे का पार्ट है उसके अंदर जो ओडोमीटर होता है, ठीक है, ओडोमीटर का फोटो ये, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ओडोमीटर, जिसके अंदर हमें बताता है कि कितनी स्पीड से हमारा व्हीकल जा रहा है, ठीक है। तो वो हमें बताता है स्पीड का वैल्यू, ठीक है। अब स्पीड क्या है तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, उन दोनों का अगर मैं रेशियो फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा स्पीड, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड। तो स्पीड का अगर फॉर्मूला लिखे तो वो लिखा जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो बच्चों ये इसका बन गया है क्या? यूनिट, सॉरी, इसका फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने समझ लिया। अब अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो लिखेंगे क्या? एक तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा आएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा दो क्वांटिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड हुई है। सबसे पहला है डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस का यूनिट हमने अभी देखा आगे, जो कि था मीटर, ठीक है। टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो अगर स्पीड का यूनिट मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड का यूनिट क्या बनेगा? डिस्टेंस जो ऊपर है तो वो है मीटर और नीचे क्या आएगा? सेकंड, ठीक है। ये है इसका SI यूनिट, ठीक है। स्पीड का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है।
इसके अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं जो कि है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका बड़ा यूनिट है जो हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। दो प्लेसेस के बीच का जब डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वो किलोमीटर में किया जाता है। तो जब भी हम व्हीकल की स्पीड मेजर करते हैं तो हम करते हैं किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर जाने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ वैल्यू दी है, ठीक है, अगर वैल्यू आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर, लेट अस से 5 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो इसका रियल मेथड क्या है? सबसे पहले इस किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 5 तो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है, किलोमीटर की जगह पर मीटर में 1000 मीटर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये जो किलोमीटर था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर के अंदर। दूसरा नीचे क्या है, आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो अब इसको कट जब करेंगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो 10/36 वाला पार्ट आया है, इसका वैल्यू हर बार फिक्स आता है। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5/18। तो हर बार हम 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करने की जगह पर सिर्फ ये याद रख सकते हैं 5/18। ठीक है, तो जब भी मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5/18 से। और अगर मुझे उल्टा करना है, मतलब मीटर पर सेकंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में आना है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। तो ये था बच्चों स्पीड। अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड में यूज़ होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर है, इसीलिए स्पीड भी एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया ही होगा। ठीक है, अगर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट ने तो पोजीशन चेंज ही नहीं किया होगा, तो फिर मोशन ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 0। बट अगर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना कभी वो नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सिमिलरली स्पीड अगर मैं देखूँ तो स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, टाइम तो कभी होता ही नहीं है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। दैट इज़ वाई स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, इट कैन बी 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट मतलब कि स्पीड कैसी है, 0। ठीक है, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड को थोड़ा और अच्छे से समझे तो यहाँ पर 2 तरीके की स्पीड है जो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। फर्स्ट जो है वो है एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब ये क्या चीज़ है, एक है एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, वन इज एवरेज स्पीड एंड द अदर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, मान लो आप जा रहे हो वडोदरा से सूरत। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, वडोदरा से लेकर सूरत। उनके बीच का डिस्टेंस मान लो है कुछ x किलोमीटर्स, लेट अस से 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर्स है और आपकी बस आपको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लेती है 2 आवर्स। ठीक है, कितने, 2 आवर्स। अगर अब मुझे एवरेज बताना है कि बस ने 2 आवर लिए 150 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि अगर 1 घंटे में 75 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो यूज़ किया है वो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
इससे हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको हमें, ये हमें क्या बताता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अदर स्पीड की बात करें अगर, तो वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये चीज़ क्या है, तो ये जो ओडोमीटर है, ठीक है, कार का ओडोमीटर हमें स्पीड का वैल्यू बताता है, लेकिन वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये है क्या, तो आप जब किसी व्हीकल के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और आप ड्राइवर से जब पूछते हो कि अभी हमारे व्हीकल की स्पीड कितनी है, ठीक है, मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो और आप अपने पापा से पूछते हो कि पापा गाड़ी की स्पीड अभी इसी पॉइंट पे कितनी है, तो वो बताएंगे कि हाँ बेटा गाड़ी की स्पीड अभी 60, ठीक है। तो इस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे गाड़ी की जो स्पीड है या व्हीकल की जो स्पीड है उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्पीड एट एनी particular instance of time is called instantaneous speed, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर मैं स्पीड का वैल्यू मेजर करूं तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये दो तरीके की स्पीड हमने देख ली, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो जैसे हमने डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से स्पीड फाइंड किया, वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक नई क्वांटिटी जिसका नाम है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर मैं करूँगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। चलो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। अब हमने डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला भी देख लिया इसका। अब इसके यूनिट के ऊपर अगर बात करें तो जैसे उसमें हमने यूनिट डिराइव किया था वैसे इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट होता है मीटर, और नीचे जो है वो है टाइम जिसका यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड्स। ये जो यूनिट है ये है इसका एसआई यूनिट, ये क्या है इसका एसआई यूनिट। जैसे उसके अदर यूनिट्स थे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सिमिलरली इसमें भी अदर यूनिट हो सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये है इसका एसआई यूनिट। यहाँ पर नया क्या है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़ीरो भी पॉसिबल है, ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर वो वापस आ गया है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ज़ीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, अगर किसी एक डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। अब टाइम का तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल है, तो इसके ऊपर से वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। वेलोसिटी के भी तीनों वैल्यूज़ पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये नई चीज़ है क्योंकि ये वेक्टर है इसीलिए तीनों वैल्यूज़ इसके पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात हुई वेलोसिटी की। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं। तो एक कार है जो 0 से लेकर 5 मीटर तक का डिस्टेंस पहले 2 सेकंड के अंदर कवर करती है, 5 से लेकर 10 मीटर तक का, ठीक है। पहला 5 मीटर 2 सेकंड में, दूसरा 5 मीटर भी 2 सेकंड में। तो यहाँ पर कार ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, कार ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, 5 मीटर्स। कार का डिस्टेंस का वैल्यू फिक्स है, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, और उसके लिए कार ने टाइम जो लिया है 2 सेकंड्स, ये भी कैसा है, इक्वल। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी इक्वल है,
ठीक है, डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम। तो ऐसी मोशन, ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी स्पीड जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म की बात कर लिए तो नॉन यूनिफॉर्म भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 3 सेकंड कितना टाइम, 2 सेकंड, उसके बाद वाले 2 सेकंड में 3 से कितना हो गया, 10, मतलब पहले 2 सेकंड के अंदर 3 मीटर ट्रैवल किया और उसके बाद वाले 2 सेकंड में 7 मीटर और ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर कार की जो स्पीड है वो यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक स्पीड और वेलोसिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उनके फार्मूलाज, उनके डेफिनेशन, उनके यूनिट, फिर देखा हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट क्वांटिटी है जो आपको मोशन को समझने के लिए रिक्वायरमेंट है उसका नाम है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, तो फिजिकली इसको अच्छे से अगर समझे, ठीक है, तो जब भी हम व्हीकल के अंदर जा रहे हैं, किसी व्हीकल के अंदर, और हमें अगर स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो क्या करेंगे, अगर बाइक से जा रहे हैं तो एक्सीलेटर घुमाएंगे, ठीक है, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो जो एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाएंगे, उससे क्या होगा, बाइक जिस स्पीड से जा रहा था स्पीड उससे इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बाइक को एक्सेलरेट किया। इसका मतलब क्या है, हमने उसकी जो स्पीड या फिर अगर पर्टिकुलरली बोले तो वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज लाया, ठीक है। क्या किया हमने, वेलोसिटी को चेंज किया। जो वेलोसिटी पहले कम थी हमने एक्सेलरेट किया तो क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई। सिमिलरली अगर व्हीकल चल रहा है और रास्ते में कोई गाय आ जाए या कोई और कुत्ता आ जाए, खड्डा आ जाए, तो क्या करेंगे हम, अब हम ब्रेक लगाएंगे। उससे क्या होगा कि गाड़ी जिस स्पीड से चल रही थी अब वो स्पीड कम करके कुछ कम स्पीड पे आ जाएगी या फिर वो रुक जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ भी स्पीड का या वेलोसिटी का चेंज हुआ है, पहले स्पीड ज़्यादा थी अब स्पीड कम हुई। तो ये जो वेलोसिटी कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है, उसी का चेंज जो आ रहा है उसका रेट जब हम मेजर करते तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, या फिर आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो मोशन कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कि चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी का अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल टाइम में डिस्टेंस कैसा होगा, अनइक्वल। तो मतलब ये मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी बोला जाए कि मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो जो चीज़ यूनिफॉर्म है उसके अंदर का चेंज तो ज़ीरो होगा, ठीक है। जो भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम फॉर ऑल टाइम, अगर जो चीज़ सेम है सारे टाइम के लिए तो उसके अंदर तो चेंज आएगा ही नहीं। तो जब चेंज ही नहीं आएगा तो ये जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो। सो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले रिक्वायर है, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, देन हमने देखा स्पीड, वेलोसिटी एंड लास्ट में हमने देखा एक्सेलरेशन। इसके बीच में हमने देखा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ और उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक जो इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर योर डाउट्स
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।